हाय, मेरा नाम है रितिका। कैरियर ए प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ था, इससे पहले का ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी देख रहे हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो आज हम समझेंगे कि 1919 का जो एक्ट था वो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, और मेन चीज़ हमें क्या देखनी है यहाँ पर कि ये जो एक्ट आया था इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। हम सारे ही एक्ट इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो इसकी सारी ही चीज़ें इन एक्ट से बहुत सारी इससे ली गई हैं। ओके, तो आप किसी भी एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली यूज़फुल वीडियो है। सारे ही वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में आराम से बनाए हैं, आपको सारी ही चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर एक बुक रख के आराम से समझिए। यदि बुक नहीं भी है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप एक नोट्स बनाते चलिए, सारी ही चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके ये प्री के और किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से सारे ही अच्छे वीडियोज़ हैं। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर रूल इन इंडिया, किस किस ने भारत में आके रूल किया। तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले कंपनी ने रूल किया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सारे ही एक्ट हम अभी तक कवर कर चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन कौन से एक्ट भारत में आए थे और लागू हुए थे। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं क्राउन रूल में, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो रूल आए थे उसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट समझा चुकी हूँ। इंडियन काउंसिल के जो 3 एक्ट आए थे लगातार वो भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ, ये भी आप जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 का, उसको ही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट है ये आपके लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस एक्ट का सीधा सीधा बहुत सारा प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जब आप मेंस लिखने बैठेंगे या फिर आपको प्री में भी, तो सारे ही डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ जो ये एक्ट आया है। किसी भी चीज़ के पीछे एक उसका रीज़न होता है, एक उसका बैकग्राउंड होता है। तो सबसे पहले 1914 में वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली है, तो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर पीरियड है। तो उसमें इंडियंस जो हैं वो किसका साथ दे रहे हैं, तो पूरे तरीके से इंडियंस साथ दे रहे हैं ब्रिटिशर्स का, मतलब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से वर्ल्ड वॉर में। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर यदि हमने कहा है, भारतीय कह रहे हैं कि हम आपका पूरा साथ देंगे, आपको वॉर जितवाएंगे, सब करेंगे आपके लिए, आप जो कहेंगे, पर आपको हमारी कुछ डिमांड्स माननी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि ओके, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं आप हमें बताइए। तो यहाँ पर 1916 सन में यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अपनी डिमांड बता रही हैं, पर इन्होंने अपनी डिमांड जो है वो कॉमन तरीके से बता रही हैं। तो इन्होंने लखनऊ पैक्ट नाम का एक समझौता बनाया है कि हम दोनों की ही, हम सबकी, हमारे देश भारत के लिए कुछ डिमांड्स हैं वो आपको माननी पड़ेगी, तो भारतीय आपका पूरे तरीके से वर्ल्ड वॉर को जीतने में आपका साथ देंगे। ओके, तो यहाँ पर 1917 जब सन आया तो यहाँ पर कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। तो उन्होंने यहाँ पर अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से यहाँ पर इनकी पूरी ही मांगों को, कुछ कुछ मांगों को मान लिया है, तो इनको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था, किसके लिए हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था, तो ये सब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और आप मेंस लिखने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हमारी एंड हो गई है 1918 में। 1917 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो डिसाइड हो गया है। ठीक, अब देखते हैं कि अगस्त डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें लखनऊ पैक्ट से मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिमांड की है और कौन कौन सी बातों को उस समय ब्रिटिशर्स ने मान लिया है। अब देखते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए।
फर्स्ट टाइम किसी एक्ट में प्रियम्बल यानी हमारी प्रस्तावना देखने को मिली है। अभी तक भारत का प्रशासन पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो चला रहे हैं, पर यहाँ पर प्रस्तावना मतलब अब आपका देश ऐसे चलेगा। आप अपना संविधान जब उठा के देखते हैं तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल देखने को मिलती है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, साथ में रहेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं प्रस्तावना हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वो देखने को आपको मिलती है। तो सेम प्रस्तावना 1919 के एक्ट में भी लाई गई थी। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना इसका मकसद था। मतलब क्या हुआ कि अभी क्या है, पूरा की पूरा चीज़ें ये इंडियंस पर सौंप रहे हैं कि मतलब आप अपना देश जो है वो अपने तरीके से चलाइए, बस हम उसको कंट्रोल करने का काम ब्रिटेन से करेंगे। तो ये व्यवस्था जो है वो चालू हो रही है। इसके बाद इलेक्शन की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन की बात चल रही है कि मतलब अब लोग डायरेक्ट इलेक्ट होके जाएंगे और आपके लिए कानून बनाने का, अपने देश के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। आप थोड़ा सा अभी के जो सिचुएशन है उससे भी रिलेट करके समझिए ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, इसके बाद देखो, इंडियन एज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब अब क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही काम करेगा। अब जो है इंडिया है उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ा हम कम कर रहे हैं और हम आपको नोटिस करेंगे, बट आप अपने तरीके से काम करवाएंगे, इलेक्शन कराएंगे और अपने लिए लॉज बनाएंगे। ये सब काम अब कौन करेगा? इंडियंस ही करेंगे। पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटेन में एक ऑफिस बनाएंगे, वो उनको कंट्रोल करने का काम अभी भी करेंगे। ओके, अभी तक हमने देखा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो दोनों की ही सैलरी कौन पे कर रहा है? तो भारत की ही निधि से इन दोनों की सैलरी पे की जा रही है, वाइसरॉय की भी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी। तो लखनऊ पैक्ट का जो समझौता हुआ उसमें इन दोनों ने, मतलब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही यहाँ पर मांग करी है कि ये जो आप ठीक है हम इसकी सैलरी तो दे देंगे, मतलब वाइसरॉय जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो इनका सैलरी देना तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर भारत सचिव यदि वो यहाँ रह नहीं रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं आपके, तो उसकी सैलरी हम क्यों पे करें? इन्होंने ऐसी डिमांड रखी। तो इन्होंने क्या आंसर किया? ब्रिटेन गवर्नमेंट कह रही है अब कि ये दो टाइप के काम करते हैं, यदि ये कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे तो इनको तो हम पे कर देंगे, पर ये एजेंसी वर्क भी कर रहे हैं, मतलब ये भारत देश के लिए भी काम कर रहे हैं तो उसको तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा किसका कहना है? ब्रिटेन गवर्नमेंट का, कि आपको इनको पे करना पड़ेगा। और ठीक है, यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप इनको पे करें तो हम आपके लिए एक अलग से कमीशन बनाते हैं, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ये हम आपके लिए बनाते हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हम आपके लिए ये अलग से बना देते हैं, तो उसकी सारी सैलरी अब आपको ही पे करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये इनकी डिमांड थी, लखनऊ पैक्ट के हिसाब से ये इनकी डिमांड थी। अब मानना नहीं मानना ये बात की बात थी, ठीक है। तो ये इन्होंने ये सारी डिमांड्स को वैसे मान लिया है, ठीक, कि वाइसरॉय की सैलरी तो अभी भी इंडिया फंड से ही जाएगी, पर यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अब सैलरी नहीं जाएगी इंडियन फंड से, पर उन्होंने दूसरी चीज़ यहाँ पर चालू कर दी है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसकी सारी ही सैलरी अब कहाँ से जाएगी? इंडियन फंड से ही जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा था, 1909 का जो एक्ट देखा था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कुछ चेंजेस हुए थे। मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वहाँ पर एक इंडियन मेंबर्स को यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया था, इससे पहले कोई भी इंडियन अलाउ नहीं था, पर 1909 के जो एक्ट में एक इंडियन मेंबर को यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया था। और जब 1919 का जो एक्ट आया उसमें क्या किया इन्होंने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको 3 कर दिया, मतलब 3 इंडियंस होंगे और 3 आपके ब्रिटिशर्स हो सकते हैं। ये लखनऊ पैक्ट के समझौते के आधार पर ही किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब धीरे धीरे करके भारतीयों को भी जगह मिलने लगी थी। ओके, अब हमने क्या देखा था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक चेंज देखा था हमने कि यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे,
और नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ कहाँ से आते थे, प्रोविंशियल असेंबली से आते थे, बॉम्बे से, कलकत्ता से, स्पेशल तरीके से उनको इलेक्शन के तहत आते थे, कुछ मुस्लिम्स, बिजनेसमैन, ज़मींदार। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका ही रिकैप है। ये हमने 1909 के एक्ट में देख चुके हैं ना। अभी हम 1919 की बात करें, 1919 में क्या हुआ, तो यहाँ पर लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता जो है वो यहाँ पर साइन हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, लखनऊ समझौते के तहत ये कह रहे हैं कि आप एडिशनल मेंबर जो हैं उसको बढ़ाइए। एडिशनल मेंबर कितने, 150 आपको बढ़ाने हैं। कितने, 75 इंडियंस होंगे और उसके ही 1/3 मतलब 25 जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज से होंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने एडिशनल मेंबर्स को भी बढ़ाने की यहाँ पर डिमांड करी है और उस डिमांड को भी जेम्स फोर्ड ने यहाँ पर मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर 3 इंडियन मेंबर्स हो गए हैं और यदि हम एडिशनल मेंबर्स की बात करें तो 150 हो गए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये आपको बहुत ही इत्मीनान से अच्छे से समझना, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज आया है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंज आया है। यहाँ पर अभी की व्यवस्था से मैं आपको थोड़ा पहले समझाऊंगी, फिर हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी की व्यवस्था क्या है, अभी की व्यवस्था ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो उसी प्रकार की जो व्यवस्था है 1919 के एक्ट से ही चालू कर दी गई थी। बाय कैमरल गवर्नमेंट यानी द्विसदनी सरकार को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था, मतलब बनाया गया था। इसमें कौन कौन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ स्टेट होगी। 2 ही चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी और स्टेट अपने तरीके से काम करेंगे कुछ हद तक, पूरे हद तक नहीं, कुछ हद तक, और जो है सेंट्रल जो है वो अपने तरीके से कई चीज़ों में यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम अभी जो प्रोसीजर है वही अपनाई गई थी, मतलब लोकसभा मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा बनाई गई थी। कितने कितने मेंबर्स होंगे, यदि हम लोकसभा की बात करें तो 145 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में, इसकी टेन्योर की बात करें तो 3 इयर्स, और यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो मेंबर्स यहाँ पर 60 हैं, और टेन्योर की बात करते हैं तो ये 5 इयर्स का इन्होंने टेन्योर रखा गया है। तो किसके तहत ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वही बात आ जाती है लखनऊ पैक्ट के तहत। ये सारे ही आपको हैप्पी दिख रहे हैं, कांग्रेस भी खुश है, मुस्लिम लीग भी खुश है, और भारतीयों की भी हिस्सेदारी बहुत हद तक अब बढ़ती जा रही है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है 1919 के एक्ट से आया है। अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक्ट हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे कैसे बन के हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं। तो ये सब चीज़ों की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि लोकसभा बन गई, राज्यसभा बन गई है। अब बहुत हद तक वैसे ही काम हो रहा है। यहाँ पर सबसे मेजर चेंज हुआ है कि इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर चालू हो गई है। प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इलेक्ट होकर लोग आ रहे हैं, और वो हमारी जो व्यवस्था अभी है वैसी ही व्यवस्था उस समय चालू की गई थी। कुछ लोग आ रहे हैं, 104 मेंबर्स आ रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और कुछ मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर नॉमिनेटेड, मतलब उसको भी नॉमिनेट किया जा रहा है 41 मेंबर से। कहाँ पर, लोकसभा में। उसमें कौन कौन से, इसमें कुछ जनरल मेंबर्स हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, यूरोपियंस हैं, और कुछ सिख कम्युनिटीज के हैं। तो ये आपको समझ में आया कि सेपरेट इलेक्ट्रेट 2 लोगों को और इंक्लूड किया गया है यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रेट के तौर पर, यूरोपियंस को और इन सिख्स को। सिख जो है, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम यदि राज्यसभा की ओर चलते हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर हुई है, जनरल, मुस्लिम्स, यूरोपियंस और सिख्स। तो यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर हुई है। यहाँ पर 33 लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके जा रहे हैं, और 27 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट होकर जा रहे हैं। तो सेम जो प्रोसीजर अभी की है वो ही यहाँ पर चालू की गई थी, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 137 हैं। पर यूरोपियंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये 12 हैं। तो हम यदि इंडियंस को देखते हैं तो इंडियन आपको कितने देखने को मिलते हैं, अभी
125 ही इंडियंस हैं। उसमें मुस्लिम्स कौन है, तो मुस्लिम्स 41 हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, इंडियंस कितने हैं, 125 हैं। मुस्लिम्स की यदि हम बात करें तो 41 है। ये सब किसके तहत हो रहा है, लखनऊ पैक्ट के समझौते में जो जो डिमांड्स रखी गई थी वो चेम्सफोर्ड ने और मॉन्टेग्यू ने कुछ कुछ डिमांड्स को मान लिया था, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखो, अब कोई भी बिल आता है तो अभी की प्रोसीजर यदि हम देखें तो कैसे आता है वो, जैसे कि एक बिल आया है लोकसभा में और सेम वही बिल जाएगा राज्यसभा में, दोनों ही उस बिल को यदि पास कर देंगे तो वो बन जाएगा कानून, है ना। अभी भी सेम प्रोसीजर है। और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जैसे लोकसभा नहीं मान रही है उस बिल के लिए, राज्यसभा नहीं मान रही है, तो वो चीज़ें अभी यदि ये स्थिति होती है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने 3 टाइप की जॉइंट कमेटीज बैठाई हैं। 3 प्रकार की जॉइंट कमेटीज का बनाने का मकसद ये है कि दोनों के बीच में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका हम सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन निकालने का यहाँ पर ये काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या चेंजेस दिखे यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में चेंजेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सारा ही बहुत कुछ यहाँ पर कवर हो जाता तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए वो उसका पार्ट 2 मैं आपको बना के बताऊंगी, तो आपको ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यदि हम भारत शासन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो एक मेजर चेंज इसमें ये भी हुआ है कि 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है वो बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। मतलब लोकसभा बन गई है, राज्यसभा बन गई है और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो चुका है। यदि हम बजट की बात करें तो यहाँ पर बजट भी अब डिवाइड होने लगा है सेंट्रल में और स्टेट में। इससे बाद वाला जो लेक्चर है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को देखेंगे कि कैसे हमारा स्टेट में और सेंट्रल में कैसे चीज़ों को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट को दे रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो सेंट्रल को दे रहे हैं। आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी अभी देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनली हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर बायकैमरल गवर्नमेंट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, इलेक्शन की प्रोसेस चालू हो चुकी है। इंडियंस जो है अब बहुत हद तक इंडियंस जो हैं हर चीज़ में इंक्लूड हो चुके हैं। इंडियंस जो है यहाँ पर 125 है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हो चुकी है, जिसके तहत यहाँ पर मुस्लिम्स, यूरोपियंस और यहाँ पर सिख कम्युनिटी जो है वो अब डायरेक्ट इलेक्शन करके लोकसभा और राज्यसभा में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, जल्दी ही वो वीडियो भी आने वाला है। फाइनली यदि आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो का यहाँ पर नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट मिस ना हो, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।